नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चौथा चीज़ पढ़ेंगे आज हम प्रोनाउन का चौथा पार्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है। तो ये किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए आता है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे अगर किसी के पीछे वन लगा हो जैसे समवन, है ना, बॉडी लगा हो जैसे समबडी, और थिंग लगा हो, ठीक है, जैसे एवरीथिंग। तो वन, बॉडी और थिंग, ये तीन से आप पहचान सकते हो कि वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए लिखा है पहला, समवन, somebody, no one, nobody, anybody, anyone, everyone, everybody are called indefinite pronoun. So these words are used as singular and take singular verb. तो ये जो जितने भी वर्ड हमने अभी पढ़े इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इनके साथ सिंगुलर, ये सब सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर पर्सन, तो ये पर्सन के लिए यूज होते हैं। तो जिसके पीछे वन और बॉडी लगा हो तो ये दोनों पर्सन के लिए यूज होते हैं, यानी व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर में यूज होते हैं और सिंगुलर वर्ब इनके साथ लगाए जाते हैं। ऐसे लिखा हो अगर समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। These words are used as singular and takes singular verb. इनका सेंटेंस में जब प्रयोग करते हैं तो इनका सिंगुलर की तरह प्रयोग करते हैं और इनके लिए सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है। They are used for things, और ये वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, व्यक्तियों के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये बात था, ध्यान रखना। 3 नंबर पे है कि सम, most, any, all, few, one, etc. are called indefinite pronoun. इनको भी indefinite pronoun कहते हैं। They are used according to the sense. इनका इस्तेमाल हम सेंस के अकॉर्डिंग करेंगे and nature of the sentence, और सेंटेंस का जो नेचर होगा उसके अनुसार करेंगे। तो अपनी समझ से करेंगे कि कौन व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कौन वस्तु के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कब इसको सिंगुलर की तरह प्रयोग कर रहे हैं, कब इसको प्लूरल की तरह प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, हमने लिखा है समवन आर वेटिंग फॉर यू। तो देखो यार, समवन है तो इसके साथ हमने प्लूरल आर लगा दिया तो इसीलिए गलत है। हम लिख देंगे समवन हैज टोल्ड दिस स्टोरी। अब ये बिल्कुल सही है क्योंकि समवन के साथ हैज सिंगुलर वर्ब आया है, क्योंकि समवन सिंगुलर होता है तो हैज सिंगुलर है। ठीक है, ऐसे लिखा है नथिंग आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो ये गलत हो गया क्योंकि नथिंग एक सिंगुलर होता है तो इसके लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, ई जाना चाहिए था, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, तो हम देखेंगे सम का प्रयोग, SOME सम। तो सम इज यूज्ड विद पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कभी भी आप सम का प्रयोग देखते हो तो वो अधिकतर आपको पॉजिटिव सेंटेंस में दिखता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सम का प्रयोग करते हैं और कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य में भी सम का प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, एनी, तो विद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो और एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में अधिकतर होता है और बहुत कम होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, तो सम और एनी में ये दो मेन अंतर होते हैं। तो हमने लिखा कि आई हैव सम मनी इन द बैंक। ठीक है, तो आई हैव सम मनी इन द बैंक, तो जो ये सम यूज हुआ है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए हुआ है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, फुल स्टॉप, तो इसके लिए हुआ है, तो ठीक है। आई डोंट हैव एनी मनी इन द बैंक, अब देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट लगा है, तो नॉट हो, नो हो, नेवर हो, नन हो, हार्डली हो, स्केर्सली हो, तो उन वर्डों में एनी, उन सेंटेंस में जिसमें ऐसे वर्ड हो उनमें एनी यूज हो सकता है, तो ये भी ठीक है। हैव यू सम मनी इन द बैंक, अब एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, तो इसमें हम सम का यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए कर सकते हैं, तो ये भी आपका ठीक सेंटेंस हुआ। सम और ऑल,
सम जो होता है, अगर काउंटेबल नाउन के लिए आया हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर आ सकता है जब ये प्लूरल पर्सन की तरह व्यवहार करेगा। ऑल के साथ ई जाएगा अगर उसके साथ अनकाउंटेबल हुआ और वो थिंग के लिए यूज हुआ तो यहाँ पे सिंगुलर यूज मान के, अगर वो अनकाउंटेबल के पहले तो सिंगुलर लगाओ, अगर काउंटेबल के पहले तो आर लगाओ। ठीक है, तो कुछ अच्छा है, सम इज गुड। तो कुछ अच्छा है तो सम इज गुड यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो इसको गिन नहीं सकते तो ये अनकाउंटेबल हो गया तो इसलिए ई जाएगा। कुछ लोग अच्छे हैं तो सम आर गुड्स या गुड। सब कुछ अच्छा है तो ऑल इज वेल। सब लोग बढ़िया हैं तो ऑल आर वेल। तो जब प्लूरल की तरह इस्तेमाल होगा तो आर, जब सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होगा तो इज। सम या ऑल के बाद कभी आपको ऑफ प्रीपोजिशन दिखे, फिर दा दिखे और दा के बाद कोई नाउन या नाउन आए, ठीक है, अगर वो नाउन अनकाउंटेबल हुआ है तो सिंगुलर और उसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर। और अगर इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन आया तो अगर वो प्लूरल हुआ तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। ठीक है, तो सम ऑफ द मिल्क इज डिस्पर्स्ड। तो देखोगे यहाँ पे मिल्क अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर हुआ तो इसीलिए यहाँ पे ई जाएगा। ठीक है, ऐसे देखोगे सम ऑफ द बॉयज, अब देखो बॉयज क्या हुआ, प्लूरल, अब प्लूरल के लिए क्या आएगा, आर। तो सम ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू द सिनेमा। यदि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस वन तथा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्टिव केस के लिए वन सेल्फ का प्रयोग होता है। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ। तो देखो वन शुड, तो ये शुड हेल्पिंग वर्ब है, ये डू मेन वर्ब है, इससे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और अब सब्जेक्ट सेंटेंस का वन है। अगर सब्जेक्ट वन है तो ये सब्जेक्टिव केस में था यानी सब्जेक्ट के स्थान पे था तो वन आएगा, और ऑब्जेक्ट के लिए वन सेल्फ आएगा और पजेसिव बनाने के लिए वंस आएगा। ठीक है, वन एपोस्ट्रोफ एस वन, ये पजेसिव केस में है। तो इस सेंटेंस में तीनों का इस्तेमाल हुआ, ये नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस की तरह, ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह और ये पजेसिव केस की तरह। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल, ये सही लिखा है सेंटेंस। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, तो कहता है वन शुड कीप वंस प्रोमिस। तो देखो यहाँ पे ये अधिकार जमा रहा है तो इसीलिए यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन वंस आ गया, तो ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हेन WH वर्ड इज यूज एज ए प्रोनाउन तो इन ए सेंटेंस इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जब WH वर्ड होते हैं, जैसे WH वर्ड आपने देखा होगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, हु, हुम, हुज, तो इन सब का अगर कभी आप प्रयोग करते हो तो जब WH वर्ड का इस्तेमाल प्रोनाउन की तरह एक सेंटेंस में किया जाता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये दो तरीके से आप इसका फॉर्मेट जान सकते हो। कभी कभी WH वर्ड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब, ए भी माने ऑक्सिलरी वर्ब से पहले मिलेगा आपको। तो ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, तो ये सब मिलाकर कुल 24 होते हैं। अगर इन ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इनको, अगर इनके पहले कोई WH वर्ड दिखा तो वो प्रोनाउन हुआ और उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड होते हैं। ठीक है, या तो ये फॉर्मेट होगा, अगर ऐसा फॉर्मेट हुआ ऑक्सिलरी वर्ब से पहले तब ये प्रोनाउन है। कई बार ऐसा होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इसमें WH वर्ड जो है वो एडजेक्टिव बन जाता है क्योंकि इनके तुरंत बाद नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव की तरह WH वर्ड इस्तेमाल होता है, तो इस समय ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते। ठीक है, तो ये लिखा है कि WH वर्ड और इसके बाद नाउन आ जाए, नाउन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड, ऐसा कुछ फॉर्मेट मिले तो उस समय WH वर्ड एडजेक्टिव है ना कि प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा ये सब। हमने लिखा कि वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, तो देखोगे जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये अदर वर्ड है।
तो हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने वेयर लिखा है तो WH वर्ड हुआ और ये प्रोनाउन हुआ इस समय। तो इस समय से कहेंगे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। अब मैंने लिखा विच कार डू यू लाइक। तो देखो ये जो कार है ये नाउन है और नाउन से पहले ये WH वर्ड लिखा है, तो यानी ये प्रोनाउन नहीं हुआ। इस समय एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है। तो विच कार डू, डू ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, ठीक है। तो हु, whom, whose, which, तो ऐसे ऐसे जो 4 वर्ड हैं इनके तुरंत बाद अधिकतर आपको नाउन मिल जाता है, ठीक है। तो इनके बाद नाउन मिले तो ये बन जाते हैं आपके एडजेक्टिव, और नहीं तो इनके पीछे अगर हेल्पिंग वर्ब मिले तो ये बन जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो अब हम कुछ रूल से इसको और अच्छे से जानेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। तो जब भी हु का प्रयोग सब्जेक्ट का, यानी हु का प्रयोग जो करते हैं वो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है। तो हु का प्रयोग किसके लिए होता है, तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है कि सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जैसे हु इज प्लेइंग, तो यहाँ पर हु का प्रयोग किसी पर्सन के लिए हुआ है, किसी सब्जेक्ट के लिए हुआ है, ठीक है। वोम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है। वोम हैज ही इनवाइटेड, तो whom हैज ही इनवाइटेड। तो आप देखोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब से पहले है और ये किसकी तलाश कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तलाश कर रहा है। ही इनवाइटेड, अब किसको इनवाइट किया है यानी ऑब्जेक्ट होगा, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए whom का प्रयोग होता है। whose का प्रयोग मालिक का पता लगाने या पता करने के लिए होता है। तो जब हमें मालिक का पता लगाना है कि इस वस्तु का, इस सामान का मालिक कौन है, इसका संबंध किससे है, तो उसके लिए हुज का प्रयोग होता है। जैसे हुज बुक इज दिस, तो बुक एक नाउन है, नाउन से पहले हुज का प्रयोग हो रहा है, तो हुज इस समय एडजेक्टिव है और ये अभी पर्सन ही पूछ रहा है, तो लिखेंगे हुज बुक इज दिस। तो हुज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये मालिक का पता लगाने के लिए हुआ है कि इस बुक का मालिक कौन है, ठीक है। तो कुछ रूल और पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन के बाद अगर वोम का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन प्लस वोम, यानी प्रीपोजिशन के बाद वोम का प्रयोग होता है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हु का प्रयोग नहीं होता। अगर हम यूँ लिखे बाय वोम तो ये सही होगा, बाय वोम, लेकिन अगर हम वोम की जगह हु लिख दें तो गलत हो जाएगा। बाय वोम वाज द रामायण रिटन, ठीक है। तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी। लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करने या होने पर हु का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। दोबारा ये लाइन आप ध्यान से पढ़ लें। लेकिन प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के अंत में करने या होने पर हु का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। तो कभी भी प्रीपोजिशन के बाद हु नहीं आएगा, अगर हु आएगा तब आएगा जब प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में हो। जैसे लिखा है हु वाज द रामायण रिटन बाय, अब यहाँ पे देखोगे ये बाय प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में है, तो अब आगे हु आ सकता है। हु आर यू, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। आई डिड नॉट, आई डोंट नो हु आर यू, ये गलत हो गया। हम लिखेंगे आई डोंट नो हु यू आर, हु यू आर, ये वाला सही होता है। बोलने में अधिकतर ये लोग मानते हैं सही है, लेकिन लिखने में ये वाला सेंटेंस सही होता है। आई डोंट नो हु यू आर, ठीक है। ऐसे ही विच का प्रयोग दो या दो से अधिक में से किसी एक का चुनाव करने के लिए होता है। तो विच का प्रयोग ना कोई सिलेक्शन, चुनाव करने के लिए होता है, ठीक है। हमने कहा जैसे विच इज यूर ब्रदर इन द क्राउड, यानी कह रहे हैं कि भीड़ में तुम्हारा भाई कौन है, मतलब कौन सा तुम्हारा भाई है। तो कई में यानी दो से ज्यादा से अधिक में किसी एक का चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए हम विच यूज करते हैं। तो विच के साथ सिंगुलर इज यूज करेंगे, तो विच इज यूर ब्रदर इन द क्राउड। ऐसे हम विच ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट, ठीक है, विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट। तो कई सर्वेंट में से हम एक सर्वेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विच यूज होगा। हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए नहीं होता। हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं होता है। हम यूँ लिख सकते हैं हुज बुक इज दिस, तो ये जो सही सेंटेंस हुआ, क्योंकि ये भी मालिकाना यानी मालिक का पता लगाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर हम यहाँ विच लिख दें विच बुक इज दिस, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वस्तु के लिए विच नहीं होगा, हुज होगा, ठीक है।
दिस इज द फ्लाईओवर whose inauguration was done by the ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपने इनोग्रेशन के पहले whose का प्रयोग कर दिया, और इनोग्रेशन एक वस्तु है, थिंग है, आइडिया है, थॉट है, तो इसके साथ आप विच यूज करें, ना कि whose। तो सही सेंटेंस बनेगा दिस इज द फ्लाईओवर द इनोग्रेशन ऑफ विच was done by the ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो अब ये आपका यहाँ पे विच यूज हुआ है क्योंकि ये इनोग्रेशन के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए ये विच का प्रयोग सही है, क्योंकि विच का प्रयोग हम निर्जीव वस्तु के लिए कर सकते हैं लेकिन कभी भी हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए नहीं कर सकते।